जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग 2017 में जो आपको बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित जो पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा हुई थी उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले भी इसका एक क्लास हो चुका है, आज ये इसका दूसरा क्लास है और हम काफी दिनों बाद जो है आपके क्लास को लेकर लौटे हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि साथियों काफी ज्यादा मुझे मेडिकल इशू हुआ था, ठीक है ना, और अभी भी मेडिकल इशू की वजह से हम थोड़ा प्रॉब्लम में है, ठीक है ना। तो रेगुलर क्लास नहीं होगी, लेकिन एक दो दिन बाद हम आपको रेगुलर जो है क्लास देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या कह रहा है, देखिए ईरान, उसके बाद ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी जो है भारत और ऑप्शन डी जो है चीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन सी भारत, क्योंकि भारत जो है वह आपको परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी पर जो है वो आपको हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि भारत इसको भेदभाव पूर्ण मानता था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो परमाणु अप्रसार संधि है यह आपको हुई कब थी। तो देखिए, परमाणु अप्रसार संधि जो है वो ऐसे 1968 में आया था, लेकिन यह प्रभावी जो हुआ था 1970 से। तो इसीलिए आप इसको याद रखिएगा कि परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी, तो 1970 में। तो यहाँ से ये चीज याद रखना है। इसके अलावा और भी कुछ संधि है जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि आपको पीटीबीटी, ठीक है ना, यानी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, यह आपको 1963 में आया था। उसके बाद है आपको सीटीबीटी यानी कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यह आपको 1996 में जो है वो आपको अस्तित्व में आया था। तो सीटीबीटी के तहत हुआ क्या था, सबसे पहले यह जान लीजिए। तो इसमें परमाणु परीक्षण को पूर्णतः जो था वो आपको वर्जित कर दिया गया था। पीटीबीटी में यह कहा गया था कि परमाणु परीक्षण जो है भूमिगत जो है वो आपको हो सकता है। तो उम्मीद है साथियों कि 21 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न में। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। अगर आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूरो क्या है। देखिए, कह रहा है कि सार्क देशों की मुद्रा, पाक की मुद्रा, यूरोपीय संघ की मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यूरो जो है ना वो आपको यूरोपीय संघ की क्या है कि आपको मुद्रा है, ठीक है ना। और यूरोपीय संघ है क्या, तो देखिए यूरोपीय संघ जो है यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। और यूरोपीय संघ में जो अभी सदस्यों की संख्या है वो आपको कितनी है, 27 है। इसको भी आपको याद रखना है। और पहले जो था 28 था, लेकिन 2020 में इंग्लैंड जो है यूरोपीय संघ से क्या हो गया कि आपको अलग हो गया। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ था, यह भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए, यूरोपीय संघ का गठन होता है 1992 में। कब होता है, 1992 में। हालांकि यूरोप के आर्थिक समुदाय का नाम बदल के यूरोपीय संघ किया जाता है, ठीक है ना, लेकिन आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहोगे 1992 में। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है, तो देखिए इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको ब्रुसेल्स में है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ब्रुसेल्स जो है वो आपको है कहाँ, ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए, ब्रुसेल्स जो है वो आपको बेल्जियम की राजधानी है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और अभी जो है यूरो मुद्रा जो है लगभग आपको 19 से अधिक देशों के द्वारा जो है वो आपको अपना लिया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। और यूरो मुद्रा प्रचलन में जो आती है वो आपको 1999 में। तो इन चीजों को भी बढ़िया से देख लेना है। फिर यहाँ पर देखिए, कह रहा है सार्क देशों की मुद्रा। तो सार्क जो है दक्षिण एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। और यह सार्क जो है कब अस्तित्व में आता है, तो यह आपको 1985 में। और इसका जो मुख्यालय बनाया जाता है वो कहाँ, तो हम कहेंगे आपको काठमांडू, यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको काठमांडू में। तो इन चीजों को भी अच्छे से याद रखना है। और सार्क का गठन जो होता है कहाँ होता है, तो वह आपको ढाका में होता है। ढाका यानी कहने का मतलब हुआ कि बांग्लादेश की यह क्या है कि आपको राजधानी है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज जो होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 22 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 23 में क्या करा है। देखिए, कह रहा है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। देखिए ऑप्शन दे रहा है, जॉन मेयर, टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरून, थेरेसा मे। तो देखिए, इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है ना वह आपको इनमें से कोई नहीं है। तो अभी वर्तमान में है कौन, तो वह है आपको ऋषि सुनक, जो कि आपको भारतीय मूल से इनका संबंध है ऐसा लोग बताते हैं, ठीक है ना। तो ऋषि सुनक जो है वर्तमान में इंग्लैंड के क्या है कि आपको प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। और ये जो देख रहे हैं इंग्लैंड, इसकी राजधानी जो है लंदन है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और लंदन में जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, ठीक है। तो ये जो
देख रहे हैं 23 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ई हो जाएगा, यानी कि ऋषि सुनक। और इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री कहेंगे तो वह आपको रॉबर्ट बालपुल, ये सब भी आपको याद रखना है। तो 23 का सही आंसर हो गया ऋषि सुनक। चलिए अब हम लोग चलते हैं 24 में। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो साथियों, दक्षेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था ना, वह आपको बांग्लादेश में, क्योंकि सार्क का गठन जो होता है वो आपको कहाँ होता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो इसका पहला सम्मेलन भी जो हुआ था ना, वह आपको बांग्लादेश में हुआ था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सार्क का पूर्ण रूप होता है क्या। तो देखिए सार्क यानी कि यहाँ पे समझिए SAARC। तो सार्क का पूर्ण रूप हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो यहाँ से एक बात आती है कि सार्क में सदस्य देश कितने हैं। तो सार्क में सदस्य देश जो है वो आपको अभी जो है 8 है, और सार्क का सम्मेलन कभी भी जो है वो आपको अफगानिस्तान में नहीं हुआ। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, तो देखिए सार्क के सदस्य देशों को हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है श्री भाभू ने बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया। तो ट्रिक को एक बार और पढ़ लीजिए, क्या है, श्री भाभू ने बाप का माल अफगानिस्तान को दिया। यही आपका क्या है कि ट्रिक है, ठीक है ना। तो देखिए तो यहां से सी से जान लीजिए क्या होगा। सबसे पहले आपको यह समझना है। तो देखिए तो सी से जो हो जाएगा वो आपको श्रीलंका हो जाएगा, उसके बाद भा से हो जाएगा आपको भारत, उसके बाद भू से हो जाएगा भूटान, उसके बाद न से हो जाएगा नेपाल, उसके बाद बा से हो जाएगा बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश, उसके बाद प से हो जाएगा आपको पाकिस्तान। चलिए उसके बाद साथियों तो जो है साइलेंट रहेगा, माल से हो जाएगा आपको मालदीव। तो इस प्रकार से सार्क में जो है टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई, तो आपको 8 हो गई। और यह सार्क अस्तित्व में आता है कब है, तो यह आपको 1985 में, और 1985 में इसका पहला सम्मेलन जो होता है वो आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होता है। और सार्क का दूसरा सम्मेलन जो होता है वो आपको बेंगलुरु में 1986 में होती है, जो कि आपको भारत में होती है, ठीक है ना। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछे जाएंगे, क्या कि बताइए कि किस देश में सार्क का एक भी सम्मेलन अब तक नहीं हुआ है। तो वह है आपको अफगानिस्तान में सार्क का एक भी सम्मेलन जो है नहीं हुआ। और यहाँ से इसकी राजधानी भी याद रखिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ये सब पूछे जाते हैं। तो देखिए श्रीलंका की राजधानी जो है श्री जयवर्धनेपुरे कोठी, उसके बाद है भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, भूटान की राजधानी थिम्पू हो गया, नेपाल का काठमांडू, बांग्लादेश का ढाका, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, और मालदीव जो है इसकी जो राजधानी है वो आपको माले है, और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 25 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है। साथियों तो राष्ट्रीय पंचायत जो है ना वह आपको किस देश की संसद है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा, नेपाल। क्या हो जाएगा, नेपाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है। तो देखिए बांग्लादेश के संसद का नाम जो है वो आपको जातीय संसद है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको भूटान। भूटान की जो संसद है उसका नाम जो है तंसोगडू है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है पाकिस्तान की संसद जो है इसका नाम जो है नेशनल असेंबली है। क्या है, नेशनल असेंबली। तो इसे भी आपको याद रखना है। और भारत की संसद का नाम संसद है। तो देखिए तो विभिन्न देशों की संसद का नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है, और ये सब आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो 25 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न में। 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य। अभी बताए थे कि आपको एक ट्रिक याद रखना है कि श्री भाभू ने बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया, तो वहां से आपको याद रहेगा। तो देखिए कह रहा है मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, भारत। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। बाकी इधर जो देख रहे हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, यह जो है आसियान का सदस्य है। किसका सदस्य है, आसियान का, ठीक है ना। तो इसे भी आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो मलेशिया है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी कोलमपुर है। उसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ठीक है ना। उसके बाद
जापान की राजधानी टोक्यो हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक टर्म आया, आपको क्या जानते हैं, आसियान। तो साथियों आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक क्षेत्रीय संगठन है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर आसियान का गठन कब हुआ था? तो यह आपको 8 अगस्त 1967 को हुआ था। तो साथियों यहाँ से एक चीज आप और याद रख सकते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको जकार्ता में। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो क्या है इसका जानते हैं कि डी वो आपको सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि आसियान के सदस्य देशों को हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, तो आसियान के सदस्य देशों को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, क्या जानते हैं? बस उसको याद रखिएगा, इस फिल्म में, बस यहीं से सारा चीज बन जाएगा। इस फिल्म में कथावी ब्रुनेई है। क्या है? कथावी ब्रुनेई है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। हो गया, इस फिल्म में कथावी ब्रुनेई है। अब देखिए ई से जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो देखिए ई से हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद स से हो जाएगा आपको सिंगापुर। ह से जो हो जाएगा वो आपको फिलीपींस। उसके बाद ल से हो जाएगा आपको लाओस। देखिए सब याद रखिएगा। म से मलेशिया। आसियान के सारे सदस्य देश इसमें आ गए हैं, ठीक है ना। बढ़िया से आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद में से हो जाएगा आपको म्यांमार। उसके बाद क से जो हो जाएगा वो आपको कंबोडिया। क्या हो जाएगा? कंबोडिया। उसके बाद ह से जो हो जाएगा वो आपको थाईलैंड। उसके बाद साथियों वी से है वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम। उसके बाद है ब्रुनेई। तो देखिए, तो इस प्रकार से आसियान में सदस्य देश कितने हैं? तो वो आपको 10 है, ठीक है ना। तो इसके संस्थापक सदस्य 5 थे, 5 जो है बाद में आपको जुड़े थे। वो 5 बाद में कौन कौन जुड़े थे इसको भी जान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप यह समझिए कि ब्रुनेई जो है यह आपको 1984 में जुड़ा था, ठीक है ना। यहाँ से इसको आपको याद रखना है कि ब्रुनेई कब जुड़ा था। तो याद रखिएगा ब्रुनेई जो है यह आपको 1984 में जुड़ा था, ठीक है ना। उसके बाद वियतनाम जो है 1995 में जुड़ा था। इसके बाद म्यांमार जो है 1997 में जुड़ा था। इधर देख लीजिएगा लाओस, यह भी 1997 में जुड़ा था। और एक है आपको कंबोडिया, ठीक है ना। तो कंबोडिया जो साथियों 1999 में जो है वो आपको जुड़ा था। तो इस प्रकार से इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन हो गया? तो देखिए इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया और एक जो हो गया थाईलैंड। यह इसके संस्थापक सदस्य 5 को हो गया, जहां टिक मार दिए हैं देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसे बढ़िया से देख लोगे। तो 26 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, यानी हमारा भारत, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न में। जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी जो है हम फुल एनर्जी से क्लास नहीं ले पा रहे क्योंकि मुझे चलने में अभी भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा बहुत जैसे हो रहा है वैसे हम आपका हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव जो है वो आपको कौन है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अभी महासचिव है वो आपको कौन है जानते हैं? तो वह है आपको अभी एंटोनियो गुतेरस, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि महासचिव कौन होता है? तो कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सबसे बड़का अधिकारी होता है उसको कहा जाता है आपको महासचिव। तो अभी जो महासचिव है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का वह है आपको एंटोनियो गुतेरस। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और एंटोनियो गुतेरस जो है वो आपको कहाँ का है? तो यह आपको पुर्तगाल का है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन होता है ना वो आपको 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या होता है कि आपको गठन होता है। और इसका जो मुख्यालय बनाया जाता है वह आपको कहाँ? तो साथियों इसका मुख्यालय जो बनाया जाता है यह आपको न्यूयॉर्क में बनाया जाता है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो ये आपको यूएसए में। फिर यहाँ से एक बात आती है इसके संस्थापक सदस्य जो थे वो आपको कितने थे? तो साथियों इसके संस्थापक सदस्य जो है 50, क्या है? 50 थे। और इसका यानी कि 51वां सदस्य देश जो बना था वो आपको पोलैंड बना था। और वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या पूछेंगे तो वो आपको 193 है। अगर वर्तमान में हम सदस्य की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा जानते हैं? 193, ठीक है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन है? तो वो आपको दक्षिणी सूडान है। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आएंगे, आप इसे बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। तो 27 का सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और इसे याद रखिएगा एंटोनियो गुतेरेस का नाम, ये कहाँ के थे? तो हम कहेंगे ये पुर्तगाल के। कहाँ के थे? पुर्तगाल के, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे क्या कर रहा है, सुनिए।
कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ है। ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है जिनेवा में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, द हेग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेग। क्या हो जाएगा? हेग, ठीक है ना। और हेग है कहाँ? तो वो आपको नीदरलैंड में है। तो यहाँ से एक बात आती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है क्या? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। क्या है? अंग है। जैसे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से अंग है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महासभा की, जिसको आप लोग कहते हो जनरल असेंबली, ठीक है ना। इसे दुनिया का लघु संसद भी बोला जाता है। उसके बाद है सुरक्षा परिषद। इसका काम है दुनिया में शांति स्थापित करना, ठीक है ना। और इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। उसके बाद है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद। उसके बाद हो जाएगा साथियों प्रन्यास परिषद। ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। उसके बाद हो जाएगा सचिवालय। सचिवालय के बाद हो जाएगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। आपके एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है, सॉरी क्या कहते हैं, मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहिएगा तो वो तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग है सबका काम न्यूयॉर्क में ही होता है। लेकिन एक ऐसा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका सारा काम जो होता है द हेग में होता है, क्योंकि यह नीदरलैंड के द हेग में क्या है कि आपको स्थित है। तो वहीं पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको द हेग में हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है वो आपको 9 वर्ष का होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। और कोई भी 2 न्यायाधीश जो है एक देश के नहीं हो सकते, ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है। तो 28 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद जिनेवा में बहुत सारे संगठन का मुख्यालय है, जैसे कि आपको ILO हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन हो गया। इस सब का मुख्यालय जो है वो आपको जिनेवा में। इसके अलावा यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो हो गया न्यूयॉर्क हो गया, UNDP का मुख्यालय हो गया वो आपको न्यूयॉर्क हो गया। ये सारे चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो 28 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो वह आपको डी हो जाएगा। चलिए 29 में चलते हैं, ठीक है ना। और देखिए अभी हम बस कम चलाओ आपका क्लास ले रहे हैं भाई मेरे, ठीक ना। थोड़ा सा भी एनर्जी हमारे शरीर में जो है नहीं है, बस हम हल्का हल्का सा जो है आपको क्लास ले रहे हैं, नहीं हम बढ़िया से चल फिर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसा क्लास हो रहा है थोड़ा बहुत आप लोग भी मैनेज कीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि UNO निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? तो साथियों UNO निशस्त्रीकरण आयोग जो है 1952 में बना था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर और भी वर्ष दिए गए हैं, उस वर्ष के महत्व को जान लीजिए। जैसे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। इसके बाद आपको UNO का गठन होता है। 1960 में जो है ओपेक नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका गठन होता है। 1965 में जो है आपको UNDP करके एक संगठन है उसकी क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। तो आइए इस सब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि UNO का मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ है। तो मेरे भाई UNO का मुख्यालय जो है वो आपको न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। उसके बाद है आपको ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह आपको वियना में है। कहाँ है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी बताए थे कि इसका मुख्यालय भी जो है वो आपको न्यूयॉर्क में है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, UNO का मतलब क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक क्या है कि आपको यह संगठन है। UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है और जहां जिसका मुख्यालय उसे भी आपको देख लेना है। तो 29 का सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको बी हो जाएगा। और बताइए आप लोगों को कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। कहीं से उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी आप जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो साथियों पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ना वह आपको कहाँ हुआ था जानते हैं? तो वह आपको स्टॉकहोम में हुआ था। कब? तो यह आपको 1972 में। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। और पर्यावरण पर जो पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था उसके बाद ही वर्ष 1973 से क्या है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है प्रत्येक साल। इसे भी आपको याद रखना है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो हम क्या कहेंगे? विश्व पर्यावरण दिवस। और यह कब से मनाया जाता है?
तो आपको 1973 से जो है वो आपको मनाया जाता है। फिर यहाँ से एक चीज और आएगी, क्या रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, तो यहाँ पर आपको पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वो भी कब, तो आपको 1992 में। इसे आपको अच्छे से याद रखना है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। उसके बाद है दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो होता है 1997 में न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में। उसके बाद है क्योटो सम्मेलन जापान में होता है 1997 में, जिसमें क्या हुआ था कि आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए हरित गृह प्रभाव जो गैस है, ठीक है ना, हरित गृह प्रभाव गैस, उसका क्या किया गया था कि आपको जिम्मेदार गैसों को खोजा गया था, ठीक है ना, और इसके कटौती पर जो था वो आपको प्रतिबंध लगा था। तो देखिए, तो क्योटो सम्मेलन 1997 में, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों की पहचान जो थी वो आपको की गई थी। स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन होता है 1972 में, इसे आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क में जो होता है वो आपको दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। तो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था, तो वह आपको दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, ये सारे चीज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज से हम लोग क्या किए कि 30 तक के प्रश्नों को एनालिसिस किए, ठीक है ना। तो आगे के प्रश्न को हम क्या करेंगे कि इसी क्लास में एनालिसिस करेंगे। जब तक आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसे ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि क्लास को हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। 2 वीडियो में आराम से जो है आपके 2017 के सारे सोल्यूशन हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। 31 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अभी बताए थे। कह रहा है क्योटो, रियो डी जेनेरियो, लंदन, न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो है कहाँ, तो आपको ब्राजील में, ठीक है ना। उसके बाद न्यूयॉर्क में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कब, तो आपको 1997 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, इसे आपको याद रखना है। और क्योटो में आपको क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल यानी 1997 में, जिसमें आपको क्या हुआ था, ग्रीन हाउस गैसों की पहचान जो थी की गई थी। लंदन से याद रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या है कि यहाँ पे मुख्यालय एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या, तो वह आपको एक मानवाधिकार संगठन है। तो मेरे भाई ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो 31 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 32 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि निम्न से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो देखिए, तो इसमें से खुले द्वार की नीति जो है वो आपको चाइना ने 1970 के दशक में क्या किया था कि आपको अपनाया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आती है कि चीन का द्वार खोलने का श्रेय किस देश को जाता है। तो साथियों, चीन का द्वार खोलने का जो श्रेय जाता है ना, वो आपको अमेरिका को जाता है। किसको जाता है, अमेरिका को। यानी कि आप कह सकते हो कि शीत युद्ध काल में अमेरिका जो है क्या किया था कि आपको सोवियत संघ से प्रतिरोध करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या किया था कि चीन के साथ जो है अपना निकट संबंध जो था स्थापित किया था। तो उसी को कहा गया आपको क्या कि खुले द्वार की जो नीति है वो, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, चीन की राजधानी बीजिंग, ब्रिटेन का लंदन, पाक इस्लामाबाद, भारत नई दिल्ली, ये सब चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो 32 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 33 में चलते हैं, क्या है, 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं शिमला समझौता। क्या कहते हैं, शिमला समझौता, ठीक है ना। क्योंकि 1971 के जो भारत पाक युद्ध है उसका जो अंत हुआ था ना, वो आपको शिमला समझौता द्वारा हुआ था। कब, तो वह आपको 1972 में। और यह समझौता जो होती है वो आपको कब होती है, डेट के साथ इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 3 जुलाई, क्या है, 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है। और यह समझौता किसके बीच होता है, तो देखिए, तो यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। किसके बीच होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। और इस समझौते पर जो हस्ताक्षर करता है वो कौन करता है, तो भारत की ओर से श्रीमती इंदिरा गांधी, इनको हम लोग कहते हैं आयरन लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से जो करते हैं वो आपको जुल्फिकार अली भुट्टो। और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, इसकी क्या की जाती है कि बाद में फांसी जो होती है वो आपको दे दी जाती है 1979 में, ठीक है ना। तो देखिए, इस दोनों बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि आपको पाकिस्तान के क्या थे, कि आपको मतलब राष्ट्रपति थे, और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो फिर यहाँ से बात आती है कि इसका परिणाम क्या रहा था। तो इसी शिमला समझौते के तहत क्या हुआ था कि एलओसी का निर्धारण हुआ था। एलओसी कहने का मतलब हुआ कि लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या कहेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा, ठीक है ना। तो 33 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 34 नंबर प्रश्न में। 34 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना वो आपको मिश्रित है। क्या है, मिश्रित है। तो आज पूरी दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है।
सबसे पहला है आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, और इसका उद्देश्य भी जो होता है वो आपको निजी लाभ अर्जित करना होता है। इसमें व्यक्ति को अधिक क्या होती है कि आपको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दूसरा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है कि जो भी उत्पत्ति के साधन है उस पर क्या होता है कि आपको समाज का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। इसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक समाज का कल्याण करना। जैसे अभी देखिए कि आपको चाइना हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया, इन देशों में जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको निजी और सरकार दोनों का स्वामित्व होता है, और दोनों जो होता है जन कल्याण के लिए क्या करता है, कार्य करता है। तो हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था है ना वो आपको मिश्रित है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है ना। तो 34 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो आपको फ्रांस था, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो 34 का आंसर आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा, तो वो आपको मिश्रित हो जाएगा, यानी कि सी मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। चलिए 35 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है मनीला, जकार्ता, पेरिस, वाशिंगटन। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। तो अगर हम पूछे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इसके अलावे आपको IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक, क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आप लोग विश्व बैंक कहते हैं, इस दोनों संस्था का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। और दोनों जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा अस्तित्व में आया था, इसीलिए इसको ट्विंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्विंस मतलब संस्था कहा जाता है, ठीक है ना, जुड़वा संस्था कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। और ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा कब अस्तित्व में आता है, 1944 में। दोनों संस्था 1944 में अस्तित्व में आती है। दोनों का मुख्यालय क्या है, वाशिंगटन डीसी। फिर यहाँ पर है आपको मनीला, क्या है, मनीला। तो देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो आपको मनीला में है। जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, इसके अलावा इंटरपोल का जो है मुख्यालय वो सब जो है कहाँ है, तो आपको पेरिस में। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो 35 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 36 में। देखिए कह रहा कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 1970, 1971, 1972, 1973। तो साथियों बांग्लादेश जो अस्तित्व में आता है ना 1971 में, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो होता है वो आपको अस्तित्व में आता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और बांग्लादेश को पहले हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। और बांग्लादेश जो है हमारा एक क्या है कि पड़ोसी देश है, जिससे के साथ हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, स्थलीय सीमा, वो सबसे ज्यादा क्या है कि आपको लंबी है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे, और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य जो है अपना बॉर्डर जो है वो आपको शेयर करता है। वो 5 राज्य कौन कौन है, तो इसमें सबसे पहले जो हो जाएगा वो आपको पश्चिम बंगाल, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। सबसे लंबा यही सीमा बनाती है। उसके बाद है आपको असम, क्या है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और आपको मिजोरम है, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है। और टोटल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो आपको 4096 क्या है कि आपको किलोमीटर है भारत के साथ, किसका जानते हैं, तो आपको बांग्लादेश का। तो ये सब चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे चीज होते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो 36 का सही आंसर बी हो गया, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 37 में। क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताए थे कि इस फिल्म में कथा भी बुरी नहीं है। तो देखिए ई से हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है ना, फी से हो जाएगा फिलीपींस, सिंगापुर, ये तीनों जो है वो आपको आसियान का मेंबर है। तो बाकी इधर जो है आपको ये श्रीलंका या आसियान का मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो श्रीलंका किसका मेंबर है, तो यह आपको सार्क का क्या है कि आपको सदस्य देश है, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों का जो संगठन है उसका यह क्या है कि आपको सदस्य है। तो यहाँ से आप सारी चीजों को अच्छे से देख लेंगे। तो 37 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 38 में। 38 नंबर क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, मतलब भारत का व्यक्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, वो भारतीय हो, और वह भारत का प्रथम गवर्नर और अंतिम गवर्नर जनरल बना था, वो कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्योंकि आपको पता होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गांधी जी के समधी थे, इस बात को याद रखिएगा।
ठीक है ना। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1959 में स्वतंत्र पार्टी को क्या करते हैं कि आपको स्थापित करते हैं। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। और CR दास यानी चित्तरंजन दास, जो कि आपको स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, ठीक है ना। इन्होंने देश के मंदिरों और घाटों को भारत का मंदिर कहे थे, ठीक है। तो 38 का सही आंसर बी हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल 1947 से 1964 था। उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 39 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार जो है प्रयोग किया है। तो देखिए, तो निषेधाधिकार यानी वीटो शक्ति का सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया है ना, वो आपको रूस किया है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आती है कि सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य कितने होते हैं। तो देखिए, टोटल सदस्य जो होते हैं 15, यानी कि सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपको 5 जो होते हैं आपको अस्थाई और 10 जो होते हैं वो आपको अस्थाई। क्या होते हैं, अस्थाई। तो देखिए, अस्थाई सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए, जबकि अस्थाई है जिसको सरकारी नौकरी है। तो अस्थाई में कौन कौन है, तो देखिए, तो अस्थाई में एक याद रखिएगा आपको, अमेरिका, फ्रांस, रूस, उसके बाद चीन, और एक जो हो जाएगा वो आपको इंग्लैंड। यह सब आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के क्या है कि आपको अस्थाई सदस्य है। क्या है, अस्थाई सदस्य। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य देश है, उसे क्या है कि आपको वीटो शक्ति जो है वो आपको प्राप्त है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गए होंगे। तो ये जो देख रहे हैं 39, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो यह हो जाएगा यानी कि सी। चलिए अब चलते हैं 40 में, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था। तो देखिए, योजना आयोग को भंग करके ना नीति आयोग बना था। यहाँ से एक बात आती है, योजना आयोग को भंग कब कर दिया जाता है, 2014 में। और नीति आयोग कब बनता है, तो 2015 में। इसे आपको याद रखना है। और नीति आयोग जो है आपको एक थिंक टैंक संस्था है, यानी गैर संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। जबकि वित्त आयोग यह आपको एक संवैधानिक संस्था है, जिसका गठन राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत क्या होते हैं कि आपको प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है आपको करते हैं। और अभी जो चल रहा है वो आपको 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन होता है 1950 में, और यह संस्था 2014 तक कार्य करती है, ठीक है ना। नीति आयोग का गठन 2015 में। इस दोनों संस्था के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको कौन होते हैं, पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। इसे आपको अच्छे से याद रखना। और वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और वित्त आयोग में टोटल सदस्य जो होते हैं 5 होते हैं, जिसमें से 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 जो होते हैं अन्य सदस्य होते हैं। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो आज हम लोग क्या किए मेरे भाई, 2017 के पॉलिटिकल साइंस के जो भी प्रश्न था सबका एनालिसिस हम लोग कर लिए। कल से हम लोग क्या करेंगे कि आपको 2016 के जो चीजें है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।